दो शहरी और दो गांव की बहू को मिला नेग। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शादी की अभी बहुत सारी तैयारियां रह रही है। माँ क्यों इतना परेशान हो रही हो जाएंगी सारी तैयारियां। बेटा, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की शादी में कोई कमी रहे, वरना लोग क्या कहेंगे कि किरण मित्तल ने अपने बेटों की शादी अच्छे तरीके से नहीं की है। तुम तो जानते हो ना, लोगों को बात बनाने का बस एक मौका मिलना चाहिए। माँ फिक्र मत करो, सब समय से हो जाएगा। और ये नरेश और नितिन भैया कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं क्या गांव से? अभी मैं उन लोगों से ही बात कर रही थी, रास्ते में है, पहुंचने वाले होंगे। माँ भाई देखो हम लोग आ गए। हाय मेरे बच्चे, गांव जाने के बाद देखो तो जरा कैसे इनका रंग फीका पड़ गया है। इसलिए मैं तुम लोगों को गांव जाने से मना कर रही थी। तुम लोगों का प्रोजेक्ट गांव के अलावा भी कहीं और हो सकता था। माँ जब प्रोजेक्ट ही हमें गांव में बनाना है तो कहीं और क्या करेंगे? मैं तो गांव में कभी नहीं रह सकती, ना ही मुझे गांव पसंद है और ना ही गांव के लोग। अरे अब ये शहर और गांव की बातें खत्म करो और ये बताओ भैया, हम दोनों की तो शादी हो रही है और आप शादी कब करोगे? माँ इसी बारे में हमें आपसे बात करनी थी। जब हम लोग प्रोजेक्ट के लिए गांव गए थे तो हम दोनों की वहां पर बिंदिया और चंपा नाम की लड़की से मुलाकात हुई थी। चंपा और बिंदिया दोनों ही बहुत अच्छी और संस्कारी हैं। हम दोनों ही उनको पसंद करते हैं, इसलिए हम दोनों उनसे शादी करना चाहते हैं। तुम्हें पसंद भी आई तो गांव की देहाती लड़कियां? बेटा तुम लोग नहीं जानते, ये गांव की लड़कियां बड़ी चालाक होती है। अपनी चालाकी से शहर के लड़कों को फंसाती है और उनकी जायदाद पर कब्जा कर लेती है। माँ वो दोनों ऐसी नहीं है। अगर हमारी शादी होगी तो उन दोनों से ही होगी, वरना हम दोनों जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। नितिन और नरेश की बातें सुनकर किरण को ना चाहते हुए भी उन दोनों की बात माननी पड़ती है और शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। जिसके बाद किरण अपने चारों बेटों अमर, करण, नितिन और नरेश की शादी एक साथ करवाती है। शादी के बाद किरण अपनी चारों बहुओं का स्वागत करती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन शुरू होते ही गाँव की दोनों बहुएं चंपा और बिंदिया सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होती हैं और घर के सारे काम काज करके पूजा पाठ करने लगती हैं। लेकिन वहीं दोनों शहरी बहुएं पारुल और पंक्ति सुबह उठते ही शराब और सिगरेट पीने लगती हैं। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन मेरी दोनों शहरी बहुओं का कोई अता पता नहीं है। और ये गांव की बहुओं को तो देखो, सुबह उठकर घर के सारे काम काज करके पूजा पाठ भी कर लिया। इतना कहकर किरण अपनी दोनों शहरी बहुओं को आवाज देने लगती है। पारुल, पंक्ति बहू, कहाँ रह गई तुम दोनों? सुबह के 8 बज चुके हैं, उठने का इरादा नहीं है क्या? अपनी सास की आवाज सुनकर पारुल और पंक्ति जल्दी से सिगरेट और शराब को छुपा देती है और रेडी होने लगती है। पारुल पंक्ति सिंदूर लगाकर मंगलसूत्र तो पहन लेती है, लेकिन साड़ी या सूट की बजाय वो दोनों शहरी मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर किरण बोलती है। पारुल, पंक्ति, ये तुम दोनों ने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम दोनों मायके में नहीं अपने ससुराल में हो। ओहो मम्मी जी, हम आपकी एक गांव की बहुओं की तरह नहीं है जो साड़ी लपेट कर घूमे। हम लोग शहर की मॉडर्न बहुएं हैं, तो हम अपने मॉडर्न कपड़े ही पहनेंगे। आइंदा आपको हमें टोकने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? पंक्ति पारुल की बात सुनकर किरण को बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती। कोई बात नहीं बहुओं, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वही पहनना। तुम चारों को पता है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम लोग अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? मम्मी जी, हम तो अपनी पहली रसोई में कस्टर्ड पुडिंग और स्पैगेटी बनाएंगे। ये हमें खाने में बहुत पसंद है। ये सब क्या होता है? हमने तो आज तक इनका नाम भी नहीं सुना। हम तो अपनी पहली रसोई में अपने गांव का देसी खाना बनाएंगे। सरसों का साग, मक्के की रोटी, रायता, बिरयानी, हलवा, पूरी, पनीर की सब्जी, ये सारी चीजें बनाएंगे। ओह माय गॉड, इतना ऑयली खाना! ये खाना खाकर तो हम सबकी हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अपना ये गांव का देहाती खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माना ये सारा खाना गांव का है, लेकिन आपके शहरी खाने से लाख गुना अच्छा है। इसे खाकर कोई बीमार नहीं होता है। अच्छा, तो ये बात है। तो एक चैलेंज हो जाए, देखते हैं कि तुम्हारा गांव का देसी गवार खाना अच्छा है या हमारे शहर का शहरी खाना अच्छा है। बिंदिया और चंपा पंक्ति के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद चारों बहुएं किचन में जाती है और अपना अपना खाना बनाने में लग जाती है। जहां पारुल और पंक्ति यूट्यूब से देखकर अपना शहरी खाना बनाती है, वहीं पर बिंदिया और चंपा अपने गांव का देसी खाना बनाती है। जिसके बाद चारों बहुएं अपना बनाया हुआ खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। किरण जैसे ही अपनी शहरी बहू का बनाया हुआ खाना खाती है तो वो उसे
तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो अपनी गांव की बहुओं का बनाया हुआ खाना खाती है। अपनी गांव की बहुओं के हाथ का बना हुआ खाना खाते ही किरण का मन खुश हो जाता है, लेकिन गांव और शहर में अंतर करने की वजह से किरण खाने की रत्ती भर भी तारीफ नहीं करती है। वाह पारुल और पंक्ति बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। ये लो तुम्हारा नेक, और मेरी गांव की बहुओं ये तुम्हारा नेक। 500 रुपए है पूरे। वैसे मेरा मन तो था नहीं तुम दोनों को नेक देने का, लेकिन इस घर की बहू हो इसीलिए दे रही हूँ। किरण अपनी दोनों शहरी बहुओं को नेक में डायमंड नेकलेस और बहुत सारे तोहफे देती है, लेकिन वहीं पर अपने गांव की बहुओं को सिर्फ 500 रुपए देती है। इतने सारे गिफ्ट मिलने पर भी पारुल और पंक्ति अपनी सास के बिना पैर छुए कमरे में चली जाती हैं, लेकिन वहीं सिर्फ 500 रुपए मिलने पर भी बिंदिया और चंपा अपनी सास के पैर छूती हैं। इसे देखकर किरण को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। चंपा और बिंदिया दोनों ही घर के कामों में लग जाती हैं, लेकिन वहीं पारुल और पंक्ति घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर शराब और सिगरेट पीती रहती हैं। पारुल और पंक्ति के शराब और सिगरेट पीने की बात घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं थी, लेकिन एक दिन चंपा पारुल और पंक्ति को शराब पीते हुए देख लेती है, जिसके बाद पारुल, पंक्ति, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों जानती हो ना शराब पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर माँ जी ने तुम दोनों को शराब पीते हुए देख लिया तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी। ओफो, बस करो अपना ये गांव का गवारपन। शहर में ये सब नॉर्मल है, यहाँ हर कोई ड्रिंक एंड स्मोक करता है, लेकिन तुम दोनों इसी तरह ही शराब पीती रही तो तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। हमें डिस्टर्ब मत करो, वरना हम तुम्हें भी ये शराब पिला देंगे, समझी? अब जाओ यहाँ से। तभी वहां पर अचानक किरण आ जाती है और पारुल और पंक्ति के हाथ में शराब और सिगरेट देखकर किरण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन पर चिल्लाते हुए कहती है, पारुल, पंक्ति, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, तुम दोनों का कोई क्लब नहीं, समझी? मैंने आज तक तुम दोनों की सारी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब मैं और नजरअंदाज नहीं कर सकती। शहर की बहुओं के प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अपनी गांव की बहुओं के संस्कार नहीं दिखे। तुम जैसी शराबी और नशेड़ी बहुओं को घर में रखने से अच्छा है कि मैं तुम्हें इस घर से ही निकाल दूं। अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? पारुल, पंक्ति दोनों इस घर की बहू हैं। अगर आप उन्हें घर से निकाल देंगी तो सब लोग क्या कहेंगे? चंपा की बात सुनकर पारुल और पंक्ति को अपने किए पर पछतावा होता है, जिसके बाद पंक्ति और पारुल दोनों ही किरण के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद किरण भी अपनी दोनों शहरी बहुओं को माफ कर देती है। अब किरण अपनी चारों बहुओं में से किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करती और ना ही पारुल और पंक्ति अपनी गांव की भाभियों के साथ कोई भी बुरा बर्ताव करती हैं, जिसके बाद अब चारों बहुएं एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहती है। महिमा, ये ले, मैंने तेरे लिए केसर का दूध बनाया है और इसके साथ ये देसी घी का बना हुआ बादाम का हलवा। जल्दी से इसे खा ले। रोहिणी बहू, ये ले, मैंने तेरे लिए भी बनाया है, जल्दी से इसे तुम दोनों खा लो। रुक जा रोहिणी बहू, तू ये नहीं खाएगी। अरे तुम तो ठहरी गांव की गवार, मेरी बहू को ये उल्टी सीधी चीज देने की हिम्मत कैसे हुई? भाभी, देसी घी का खाना तो माँ और उसके आने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होता है। ये सारी चोचलेबाजी मेरी बहू के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ये गांव का गवारपन अपनी बहू के साथ कर, समझी? लेकिन माँ जी, मेरा बादाम का हलवा खाने का बहुत मन हो रहा है, प्लीज मुझे खाने दो ना। मेरी बहू है या उसकी जो उसकी साइड ले रही है? ये ले, मैं तेरे लिए ये फ्रूट लेकर आई हूँ, इसे खा ले, ये तेरे आने वाले बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। माँ जी, मैं रोज रोज फ्रूट खाकर थक चुकी हूँ, मुझे कुछ और खाना है, प्लीज मुझे हलवा खाने दो ना। एक बार में समझ नहीं आता क्या कहा? मैंने कहा ना, ये फ्रूट्स खा वरना भूखी रह, समझी? सुजाता की बात सुनकर रोहिणी उदास हो जाती है और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सुजाता शहर की एक पढ़ी लिखी औरत होती है और वहीं संगीता गांव में रहने वाली होती है। शुरू से ही संगीता के गांव में होने की वजह से सुजाता हमेशा उसे ताना देती है। आज इतने सालों के बाद भी सुजाता अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। सुजाता और संगीता की दोनों बहुएं गर्भवती होती है। संगीता अपनी बहू महिमा का बिल्कुल गांव और देसी तरीके से ख्याल रखती है, उसे तरह तरह की घी में बनी हुई चीजें खिलाती है। लेकिन वहीं सुजाता अपनी बहू रोहिणी को कुछ भी घी का खाने नहीं देती है और उससे जिम करवाती है। बस माँ जी, और नहीं, अब ताकत नहीं बची है शरीर में, जिम नहीं कर सकती, प्लीज।
अरे बहू, जिम करने से तू भी फिट रहेगी और तेरा आने वाला बच्चा भी। बस थोड़ी देर और कर ले। सच में हिम्मत नहीं है माँ जी। कहा ना थोड़ी देर और कर ले। सुजाता के बार बार जबरदस्ती करने पर रोहिणी को मजबूरन जिम करना पड़ता है। जिम करने की वजह से रोहिणी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन सुजाता को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद रोहिणी और सुजाता वापस अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद रोहिणी देखती है कि संगीता महिमा का इतना ख्याल रख रही है और वो उसे जिम की बजाय घर में ही योगा करवाती है, जिससे महिमा को कोई परेशानी नहीं होती। माँ जी देखिए ना, कैसे चाची सास महिमा का कैसे ख्याल रख रही हैं। क्यों ना मैं भी घर में योगा करना शुरू कर दूं। इससे मेरा बच्चा भी ठीक रहेगा और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये तो सब गांव के तौर तरीके हैं। इसे नहीं पता कि महिमा और उसके आने वाले बच्चे पर इसका कितना खराब असर पड़ेगा। तू आराम से जिम कर। शहर की सभी प्रेग्नेंट औरतें जिम ही करती है। सुजाता शहर के तौर तरीके में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसे जरा भी रोहिणी की तकलीफ नहीं दिखाई देती थी। बहू चल, थोड़ी देर कुछ काम कर ले। ऐसी हालत में ज्यादा देर बैठना माँ और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं जाकर थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। संगीता, ये क्या ऐसी हालत में अपनी बहू से घर के काम करवा रही है? तू जानती नहीं कि अभी वो प्रेग्नेंट है? हाँ भाभी, लेकिन ऐसी हालत में पूरा दिन बैठना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी हालत में थोड़ी बहुत तो हाथ पैर चलाने चाहिए। ज्यादा आलसपना भी ठीक नहीं है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू कभी भी अपने ये गांव के गंवार तौर तरीके नहीं भूल सकती। भाई मैं तो अपनी बहू से कुछ भी काम नहीं करवाती, बस उससे पूरा दिन आराम करने देती हूँ, जिससे वो भी ठीक है और आने वाला बच्चा भी। संगीता और रोहिणी के लाख समझाने पर भी सुजाता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और सिर्फ अपनी ही चलाती रहती है। ये देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाए हैं। ये तो मेरी फेवरेट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑयली है और मैं इतना ऑयली नहीं खा सकती। इतना तेल मेरे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस दिन जब संगीता ने वो देसी घी का हलवा बनाया था, तब तो तेरा बड़ा मन कर रहा था खाने को। माँ जी, वो देसी घी था जो सेहत के लिए अच्छा है, ना कि तेल में। ये नहीं खा सकती। आप इसे प्लीज वापस ले जाइए। मैंने इतनी मेहनत से तेरे लिए इतना टाइम लगाकर ये छोले भटूरे बनाए, लेकिन तू इन्हें खाने से मना कर रही है। चुपचाप से इन्हें खा। मैं अपनी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं जाने दूंगी। तू जानती है ना कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ना सुनने की आदत की वजह से मैं अपने बच्चे की सेहत के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैंने कह दिया है। रोहिणी की बात सुनकर सुजाता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत, अपनी सास से जुबान लड़ाएगी? भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। चुपचाप से इन्हें खा। सुजाता का ऐसा बर्ताव देखकर रोहिणी रोने लग जाती है और मजबूरन उसे वो छोले भटूरे खाने पड़ते हैं। सुजाता अक्सर रोहिणी को बाहर की तेल वाली चीजें खिलाया करती थी, जिससे रोहिणी की तबीयत खराब होने लग जाती है। सुजाता को सिर्फ अपनी ही बातें सही लगती है। समय बीतने के साथ साथ अब दोनों बहुओं की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जिसके चलते दोनों बहुओं को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बाहर तेज हो रही बारिश के चलते एम्बुलेंस के आने में काफी देर हो जाती है, जिसे देखकर संगीता और सुजाता दोनों ही परेशान हो जाती है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ जी कुछ करिए ना प्लीज। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर संगीता बहुत परेशान होती है कि तभी सुजाता जल्दी से स्टोर रूम में जाती है और व्हील चेयर लेकर आती है, जिस पर वो अपनी बहू रोहिणी को बिठाकर हॉस्पिटल निकल जाती है। लेकिन संगीता के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब संगीता से अपनी बहू का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए संगीता अपनी बहू को अपनी पीठ पर उठाती है और बारिश में भीगती हुई हॉस्पिटल निकल जाती है। हॉस्पिटल में सभी लोग संगीता और महिमा को ही देख रहे होते हैं, जिसके बाद जल्दी से डॉक्टर आते हैं और दोनों बहुओं को डिलीवरी के लिए ले जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों बहुओं की डिलीवरी हो जाती है और दोनों ही बच्चों को जन्म देती है। संगीता जी, आपकी बहू और उनका बच्चा दोनों ही ठीक है। आप चाहें तो उनसे जाकर मिल सकती हैं। लेकिन सुजाता जी, आपकी तो ना ही बहू ठीक है और ना ही उनका बच्चा। दोनों काफी कमजोर हैं और बच्चा काफी कमजोर पैदा हुआ है, इसलिए उनके बच्चे को हमने कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है। और आपकी बहू की हालत भी काफी नाजुक है। लगता है प्रेगनेंसी के टाइम में आपने उनका कुछ खास ख्याल नहीं रखा है, हाँ, जिसके चलते उन्हें आज ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी की गई सारी गलतियां याद आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। तेरी आज जो भी हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से है। मेरी वजह से ही तेरा बच्चा ऑब्जर्वेशन में है।
काश मैं तेरी और संगीता की बात मान लेती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज माँ जी रोइए मत। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जो होना था सो हो गया। डॉक्टर ने कहा है ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, घबराने की कोई बात नहीं है। रोहिणी के बच्चे का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर देखना तुम, कुछ ही महीनों में तुम्हारा पोता बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। संगीता की बात सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है और वो संगीता के गले लग जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में रोहिणी और उसके बच्चों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रोहिणी और उसके बच्चे के घर में आ जाने के बाद दोनों ही बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जिससे कुछ ही महीनों में रोहिणी का बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। अब सुजाता भी संगीता के देसी तरीके से अपने पोते का ध्यान रखती है, जिससे दोनों ही बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं।